हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर ऑनलाइन क्लास टुडे। आज का हमारा टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के पेपर सेकंड, जिसका नाम है माइक्रोबायोलॉजी पेपर। उसके फर्स्ट यूनिट का ये टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी या स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। उसमें हम ये बेसिक माइक्रोबायोलॉजी का पार्ट पढ़ने वाले हैं, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू टू मेन ब्रांचेस, दैट इज बेसिक रिसर्च माइक्रोबायोलॉजी एंड अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। पिछली वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में हमने बेसिक माइक्रोबायोलॉजी का पोर्शन ए पढ़ा था और आज की वीडियो में हम बेसिक माइक्रोबायोलॉजी का पोर्शन बी पढ़ने वाले हैं। जिन्होंने पोर्शन ए ना देखा हो या इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी ना देखी हो तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। आप सबसे पहले उस वीडियो को देखने के बाद ये वीडियो देखिए, आपको समझ में तभी आएगा। और आज के वीडियो, अगर ये माइक्रोबायोलॉजी स्टूडेंट्स आज प्रेजेंट है तो माइक्रोबायोलॉजी बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के पेपर फर्स्ट की भी फर्स्ट यूनिट माइक्रोबायोलॉजी के इंट्रोडक्शन ही है। ओके, और ये साथ में ही हमारी वीडियोस चल रही है। तो आज की हमारी यूनिट का ये थर्ड पार्ट है। चलिए, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, प्रोफेसर रुकैया। तो आज का ये वाला जो आप फ्लो चार्ट देख सकते हैं, ये प्रीवियस वीडियो में भी था, पोर्शन ए में भी था। हमने पोर्शन ए में बेसिक रिसर्च माइक्रोबायोलॉजी के बाय काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स पढ़े। मतलब ऑर्गेनिजम्स के आधार पर माइक्रोबायोलॉजी में इस प्रकार से ब्रांचेस दी गई है, इस प्रकार से शाखाएं हैं। आज हम बेसिक रिसर्च माइक्रोबायोलॉजी का ये सेकेंड पोर्शन पढ़ने वाले हैं। आज हम दोनों शाखाएं उसकी, दैट इज क्रिया के आधार पर और बीमारियों के आधार पर जो माइक्रोबायोलॉजी की शाखाएं है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म आगे जाके दो अलग अलग आपको नाम दिखेंगे, ये इसी में आता है, ठीक है। माइक्रोबियल जेनेटिक्स, माइक्रोबियल इकोलॉजी, ये क्रिया में है। मतलब क्रिया के आधार पर बेसिक रिसर्च माइक्रोबायोलॉजी की ये 3 या 4 शाखाएं हैं। जबकि बीमारियों के आधार पर, इन रिलेशन टू डिजीजेस, ये 3 शाखाओं में बटी गई है, इम्यूनोलॉजी, एपिडेमायोलॉजी और एटियोलॉजी। सभी को ये फ्लोचार्ट इसीलिए बनाना है क्योंकि आपको हर वीडियो में मैं ये वाला फ्लोचार्ट दूंगी और आपको सबसे पहले अगर ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी आती है तो आपको ये फ्लोचार्ट बनाने के बाद ही सभी को एक्सप्लेन करना है। अब है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेसेस, क्रियाओं के आधार पर। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन कैटेगरीज इंक्लूड, कुछ सबसे आम श्रेणियों में शामिल है। सबसे पहली है माइक्रोबियल साइटोलॉजी। यह माइक्रोबियल साइटोलॉजी यह जीवों की संरचना और कार्य के अध्ययन से संबंधित होती है। माइक्रोबियल साइटोलॉजी के रूप में जाना जाता है जो भी ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जीवों की संरचना अर्थात स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म से संबंधित होती है। ऐसी ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी को माइक्रोबियल साइटोलॉजी कहा जाता है। अब सेकंड है माइक्रोबियल फिजियोलॉजी। साइटोलॉजी में हमने क्या पढ़ा? आकार और उसके कार्य, ठीक है, स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स के बारे में। जबकि माइक्रोबियल फिजियोलॉजी वो है द ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी की वो शाखा which deals with the study of the different parts and normal functions of the organisms. माइक्रोबायोलॉजी की वह शाखा जो विभिन्न हिस्सों और जीवों के सामान्य कार्यों, जीव के विभिन्न हिस्सों की कार्य प्रणाली का अध्ययन करती है, ऐसी माइक्रोबायोलॉजी की शाखा को माइक्रोबियल फिजियोलॉजी कहा जाता है। ओके, माइक्रोबियल फिजियोलॉजी क्या है? जिसमें हम अलग अलग प्रकार के जो अंग होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के या ऑर्गेनिजम्स के, और जो उनके सामान्य रूप से जो फंक्शंस है या कार्य जो वो करते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं, वह शाखा माइक्रोबायोलॉजी की माइक्रोबियल फिजियोलॉजी कहलाती है। अब है माइक्रोबियल इकोलॉजी, द ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, यहाँ पर स्टडी डाल देना, वर्ड एक रह गया है, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द सराउंडिंग हैबिटेट
ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। माइक्रोबायोलॉजी की वो शाखा माइक्रोबियल इकोलॉजी को आप माइक्रोबियल परिस्थितिकी भी कह सकते हैं। ठीक है, माइक्रोबियल इकोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी की वो शाखा जो जीव के परिवेश या आवास से संबंधित होती है। ऐसी माइक्रोबायोलॉजी की शाखा को माइक्रोबियल इकोलॉजी कहा जाता है। इससे यह समझना संभव होता है, माइक्रोबियल इकोलॉजी से यह समझना संभव होता है कि जीव अपने परिवेश को कैसे इंटरेक्ट करता है, मतलब कैसे उसमें एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं और प्रभावित भी करते हैं। इसी तरीके की शाखा को माइक्रोबियल इकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, माइक्रोबियल इकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हैबिटेट के बारे में और किस तरीके से वह अपने आसपास के वातावरण के साथ इंटरेक्ट करता है और कैसे अपने आसपास के वातावरण को वो अफेक्ट भी करता है। इसके बारे में हम माइक्रोबियल इकोलॉजी में पढ़ते हैं। फिर है माइक्रोबियल जेनेटिक्स। माइक्रोबियल जेनेटिक्स माइक्रोबायोलॉजी की वो शाखा है, यह जीव में आनुवंशिक के अध्ययन से संबंधित होती है। इसका उपयोग किसी जीव के विभिन्न उपभेदों और फेनोटाइप की पहचान करने और जीवों की वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है, जिसे हम माइक्रोबियल जेनेटिक्स कहते हैं। अब माइक्रोबियल जेनेटिक्स का क्या काम होता है कि वो उसमें हम अध्ययन करते हैं, उसमें हम स्टडी करते हैं पहले तो जेनेटिक्स के बारे में, ऑर्गेनिजम्स की जेनेटिक्स के बारे में, और ये भी पता करते हैं कि उसके अलग अलग जो स्ट्रेन्स है, उसकी अलग अलग जो प्रजातियां हैं या फेनोटाइप्स है उन्हीं ऑर्गेनिजम्स में, किस तरीके से वह ऑर्गेनिजम्स अलग अलग तरह से डिवाइड किए गए हैं, क्लासिफिकेशन उनका हुआ है। ये कंप्लीट स्टडी, ये कंप्लीट अध्ययन हमें माइक्रोबियल जेनेटिक्स में पढ़ने को मिलता है। अब है ऑन द बेसिस ऑफ डिजीजेस। अब बीमारियों के आधार पर सबसे पहला है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी की वो शाखा है। इम्यूनोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द इम्यून सिस्टम, जिसमें प्रतिरक्षा प्रणाली का अध्ययन होता है। ऐसी माइक्रोबायोलॉजी की शाखा को इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। इम्यूनोलॉजी अगर इंग्लिश मीडियम को समझाऊँ तो इम्यूनोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है माइक्रोबायोलॉजी की जिसमें हम स्टडी करते हैं इम्यून सिस्टम के बारे में, उसी को हम इम्यूनोलॉजी कहते हैं। द इम्यूनोलॉजी इज यूज टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द डिजीजेस। इम्यून सिस्टम को हम प्रतिरक्षा प्रणाली का उपयोग शरीर की बीमारियों से बचाने के लिए किया जाता है। शरीर की बीमारियों को बचाने के लिए हमसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ही है हम ये जाने कि किसी पर्टिकुलर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो जानवर हो, ह्यूमन हो या कोई और हो, उसमें अपना इम्यून सिस्टम, उसमें खुद की प्रतिरक्षा प्रणाली कैसी है। अगर वो स्ट्रॉन्ग है, अगर वो मजबूत है, तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म ज़्यादा से ज़्यादा उस बीमारी से बच पाएगा। अगर वो कमज़ोर है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उस बीमारी में अफेक्ट होता चले जाएगा। अब शरीर रोगजनकों और प्रतिरक्षा प्रणाली के बीच संबंध के अध्ययन करके शोधकर्ताओं ने महत्वपूर्ण सफलताओं की यह संभव है कि समाज में एक बार आम थे रोगों के दौर के लिए बनाया गया है। अब इसमें आगे ये कह रहे हैं कि बाय स्टडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द बॉडी पैथोजेंस एंड द इम्यून सिस्टम, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं उन्होंने अध्ययन किया रिलेशनशिप के बारे में, यानी कि संबंधों के बारे में। संबंध किसके बीच थे, या शरीर, पैथोजेंस और इम्यून सिस्टम के बीच के संबंध को उन्होंने अध्ययन किया
और उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी ब्रेक थ्रूआउट्स थी। ब्रेक थ्रूज का मतलब होता है कि इतनी बड़ी उन्होंने एक खोज की जिसके कारण वो जो बहुत ज़्यादा डिजीज़ेस को अपने सोसाइटी में से निकाल पाए, और वो भी ऐसी डिजीज़, ऐसी बीमारियां जो बहुत ही आम थी उस वक्त पर, जैसे कि एबोला या पोलियो। हम सभी जानते हैं, अगर हम 50 साल पीछे जाए या कुछ 30 साल पीछे जाए तो ऐसी बीमारियां, पोलियो या इबोला जैसी बीमारियां बहुत ही आम पाई जाती थी हमारे आसपास, हमारे सोसाइटी में। लेकिन आज वो क्यों नहीं है? क्योंकि इम्यूनोलॉजी की ब्रांच के द्वारा, इम्यूनोलॉजी के द्वारा हमने ऐसी बीमारियों का हल ढूंढ लिया, ऐसी बीमारियों का हल ढूंढ लिया जिसमें जो पहले लाइलाज मानी जाती थी। और वो a person who studies immunology is known as immunologist। वह मनुष्य जो इम्यूनोलॉजी के बारे में अध्ययन करता है उसे इम्यूनोलॉजिस्ट कहा जाता है। एपिडेमायोलॉजी is the branch of microbiology which deals with the study of the investigations of all the factors which determines the presence or absence of disease and disorders। अब आप ये अच्छे से समझिए कि एपिडेमायोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी की वो शाखा है या साइंस की वो शाखा है जिसमें हम खोज करते हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में जिसके कारण वो पर्टिकुलर डिजीज, मतलब जो पर्टिकुलर बीमारी है वह क्यों हमारे बीच में है, ठीक है, उसका प्रेजेंस और एब्सेंस हम पता करते हैं, उसका होना या ना होना हम पता करते हैं। एपिडेमायोलॉजिकल रिसर्च, जब ये एपिडेमायोलॉजिकल की रिसर्च की गई तो इससे ये पता चला, इससे हम ये समझ पाए कि हाउ मेनी पीपल हैव अ डिजीज, कितने लोगों में वह बीमारी पाई जा रही है और कितने लोगों में उस बीमारी के कारण चेंज देखा गया है, बदलाव देखा गया है, एंड हाउ द डिसऑर्डर अफेक्ट्स आवर सोसाइटी एंड आवर इकोनॉमी, और कैसे वो जो बीमारी है हमारे पूरे सोसाइटी को अफेक्ट कर रही है और कैसे हमारी जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उसको भी बदल रही है। अब मैं आपको एपिडेमायोलॉजी का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे आम एग्जाम्पल बताऊँ, वो है कोविड-19। आज कोविड-19 भी एपिडेमायोलॉजी ही है। एक ऐसी अचानक से बीमारी हो जाना जो पूरे हमारे देश, पहले तो सिर्फ देश में होती थी या एक पर्टिकुलर जगह में होती थी, अब तो पूरे दुनिया में हो गई है। तो एपिडेमायोलॉजी एक ऐसी बीमारी कहलाती है, एक ऐसी एपिडेमायोलॉजी बीमारी नहीं, मतलब एक ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम अध्ययन करते हैं उन बीमारियों के बारे में जो हमारे सोसाइटी में अचानक से आ जाती है और उसका अफेक्ट बहुत ही हानिकारक होता है हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर। जैसे कि आज कोविड-19 के वजह से हमारे बीच में जितने भी पीपल है, मतलब लोग हैं, वो कितने ज़्यादा अफेक्टेड है इस डिजीज़ से, कितने ज़्यादा उनमें चेंजेस आ गए हैं इस डिजीज़ के कारण। और इसी डिजीज़ के कारण, जैसे कि कोविड-19 डिजीज़ के ही कारण हमारी अर्थव्यवस्था भी पूरी तरीके से हिल चुकी है। इसीलिए ऐसी स्टडी को एपिडेमायोलॉजी कहा जाता है। यहाँ पर एग्जाम्पल नहीं भी दिया है तो आप एग्जाम्पल के तौर पर कोविड-19 लिख सकते हो। अब है एटियोलॉजी। एटियोलॉजी क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कॉजेज ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज। एटियोलॉजी साइंस की वो शाखा है जिसमें हम अध्ययन करते हैं कि किसी पर्टिकुलर जो बीमारी है उसका कारण क्या है और वह पर्टिकुलर बीमारी वह पर्टिकुलर एरिया में ही क्यों हुआ है और वह पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में ही क्यों हुआ है, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। विज्ञान की वह शाखा जो विशेष क्षेत्र और पर्यावरण में किसी विशेष बीमारी के कारणों के अध्ययन से संबंधित होती है, ऐसे अध्ययन को हम एटियोलॉजी कहते हैं। आज का हमारा बेसिक रिसर्च माइक्रोबायोलॉजी, जो ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी था, वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।